अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मैं साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल करीम सदीकी और साकिब बशीर। आज सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और तोशाखाना ट्रायल कोर्ट में बहुत कुछ होता रहा। ये तमाम मामला जुड़े हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ से और उनकी सियासी मुस्तकबिल से। इसी के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि सदीकी साहब अब ये एक किस्म का रेस लगी हुई है कि निगरान हुकूमत पहले जाएगी हुकूमत से बाहर या फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ पहले जाएंगे जेल के अंदर। क्यों अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में तोशाखाना ट्रायल के हवाले से हम साकिब बशीर से अगर पूछ लें तो साकिब बशीर साहब, आपको लग रहा है कि ये तोशाखाना ट्रायल कोर्ट जो है जिस रफ्तार से जा रही है और कल के लिए उन्होंने फाइनल आर्गूमेंट के लिए रखा है, कब तक फैसला आ सकता है और कितनी हेयरिंग्स अब तक हो चुकी जी? अभी तक 38 तकरीबन हेयरिंग जो हो चुकी हैं इस केस में। ये दिसंबर में शुरू हुआ था और अभी मतलब अगस्त है और कल 11 बजे का टाइम रखा है कोर्ट ने। और साथ ये भी कहा है कि जो फरीक नहीं आएगा उसको बगैर सुने जो जजमेंट है वो रिजर्व कर ली जाएगी, महफूज कर ली जाएगी। ये फैसला लेकिन सुनाई नहीं जाएगी। सुनाई नहीं जाएगी। वो एक टेक्निकल रीज़न भी है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो जस्टिस याया अफरीदी जो है उन्होंने पढ़वाया, वो CRPC की सेक्शन है 526 की सब सेक्शन 8, उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी ट्रायल कोर्ट के जज के खिलाफ अगर कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन पेंडिंग हो तो तब तक वो फाइनल जजमेंट नहीं देगा। प्रोसीडिंग पूरी कर सकता है, प्रोसीडिंग पूरी कर सकता है, फैसले का ऐलान नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा हर्डल है, लेकिन वो मुझे लगता है कि ट्रांसफर एप्लीकेशन भी कल बज़ाहिर ऐसे लगता है कि डिसाइड हो जाएगी, क्योंकि वो बेस कर रही थी एक FIA की रिपोर्ट का इंतजार था। सोशल मीडिया पोस्टें जो थी, जी फेसबुक पोस्टें जो थी मुतनाज़ा जो मंसूब की थी, PTI ने एलेज किया था कि ये जज साहब ने, तो उसमें आ गई है FIA की रिपोर्ट। FIA की रिपोर्ट ये कहती है कि एक तो उनके जो फेसबुक का अकाउंट है उन पर ये पोस्टें मौजूद नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो स्क्रीनशॉट्स हैं इनको डिटरमिन तभी किया जा सकता है जब इनके URL मौजूद हों, और लिंक जो है वो मौजूद नहीं है तो इनको डिटरमिन नहीं किया जा सकता। तो इनिशियली जो रिपोर्ट है उसमें जो जज साहब हैं उनके हवाले से ये मामला बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये पोस्टें दी किसने थी? और ये पोस्टें इमरान खान के जो वकला लीगल टीम ने बाकायदा अदालत में दिखाई थी उनको। अच्छा, जज साहब को दिखाई। सवाल ये पैदा होता है कि FIA कह रही है कि इन पोस्टों का जो स्क्रीनशॉट FIA को दिए गए इनका URL मौजूद नहीं है जी। तो URL मौजूद ना होने से मुराद यह है कि वो पोस्टें डिलीट कर दी गई हैं। तो क्या FIA ये नहीं बता सकती थी कि ये पोस्टें डिलीट कौन सी तारीख को हुई हैं और क्या उससे पहले ये मौजूद थी? क्या FIA के पास ये सलाहियत नहीं है कि ये पोस्टें कभी थी भी या नहीं? अब ये FIA कल बताएगी। इनिशियली जब ये अकाउंट मैंने खुद भी विजिट किया था, ये अकाउंट जो है तो इस पे वो पोस्टें मौजूद थी, लेकिन वो असली हैं या जाली हैं या किसी और ने की थी या हैक हुआ था अकाउंट, वो एक अलग बात है, वो डिटरमिन होगा। तो कल की रिपोर्ट में ये आ सकता है या FIA ने कह दिया कि वो पोस्टें URL ही नहीं है? नहीं, FIA ने तो एक क्लियर कर दिया मामला। मेरा ये ख्याल है कि इसको बहुत ही इन डेप्थ अगर देखना हो तो फेसबुक की इन्वॉल्वमेंट के बगैर कि FIA फेसबुक को लिखे, वो वहाँ से बताए और उसके मतलब बहुत ही इन डेप्थ जाना, लेकिन इनिशियली क्लियर कर दिया है FIA ने। तो वैसे अभी तक कोई जज साहब का अपना मौक़िफ़ सामने आया है साकिब बशीर इन पोस्टों के हवाले से? जज साहब ने मौक़िफ़ लिया था। अच्छा। उन्होंने ये कहा था कि अकाउंट मेरा है, पोस्टें जो है वो मेरी नहीं है, मेरी तरफ से पोस्टें नहीं की गई। अच्छा। और इसी बुनियाद पर फिर उन्होंने बाकायदा सुना, जो इमरान खान के वकील हैं उनको बाकायदा इस पर बहस हुई, उन्होंने आर्गूमेंट दिए, फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने आर्गूमेंट दिए, उस दरख्वास्त को उन्होंने खुद सुना और खुद ही डिसमिस किया, जिसको उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। कल उस पर समाअत भी हुए। तो ये तो हाई कोर्ट का मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ आए हुए थे अपने वकील एडवोकेट ख्वाजा हारिस के ज़रिए, और ख्वाजा हारिस यही चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कि तोशाखाना ट्रायल में बड़ी रफ्तार से ट्रायल जारी है, फ़ैसला भी आने वाला है, उसको रोका जाए। मगर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि आप हाई कोर्ट वापस जाएँ। तो क्या लग रहा है, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किसी हद तक रिलीफ दी है इमरान खान को नोटिस जारी करके, और फिर परसों दोबारा ये केस लगा दिया गया? ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये अफरीदी साहब ने ये भी कहा कि हमने जो पिछला ऑर्डर दिया था उसमें भी आपको रिलीफ हमने ग्रांट किया था, बावजूद इसके कि आपकी इन्फ्रक्चर्स हो चुकी हुई थी दरख्वास्तें। तो अमूमी तौर के ऊपर, और फिर खुद जज याया अफरीदी साहब ने कहा कि ऑर्डर ही मौजूद नहीं है तो अदालत किस चीज़ को देखेगी उसके।
तो लेकिन उसके साथ पेंडिंग भी कर दिया है उसको, यानी कि आप ये देखिए कि कल हतमी दलाइल के लिए टाइम दिया ट्रायल कोर्ट ने, हाई कोर्ट के अंदर जो है वो मामला जो हैं वो डिसाइड होना है यकजा होके, और फिर उसके बाद जो है अगर क्या सूरत हाल बनती है उसके एक दिन के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो बहरहाल एक कॉम्प्लेक्स सी सूरत हाल है जिसको हम कह सकते हैं कि हतमी तौर पर कि कल हाई कोर्ट अगर ये फैसला करती है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो ट्रायल कोर्ट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें दी हैं या जज के ख़िलाफ़ जो एतराज़ किए हैं वो बेबुनियाद हैं, या ट्रांसफ़र को मुस्तरद करती है हाई कोर्ट, या फिर जो दायरा कार जो रिस्ट्रिक्शन पे मुस्तरद करती है, अगर तो मुस्तरद हो जाती है उनकी ये दरख्वास्त हाई कोर्ट्स के अंदर, तो फिर डेफिनेटली उन ऑर्डर्स को लेके फिर वो जाएंगे नई अपील दायर करनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जाहिर है फ्रेश अपील। क्योंकि जो अभी आज जो थी वो जैसे याहिया अफरीदी ने कहा कि आप अपनी प्रेयर तो पढ़ें कि आप हमसे मांग क्या रहे हैं, तो अब कोई ऑर्डर है ही नहीं, तो हम आपको क्या मदद कर सकते हैं, इसमें क्या रिलीफ? मगर वो सुप्रीम कोर्ट तो आएंगे, लेकिन उसके साथ ही अगर ट्रायल कोर्ट के ऊपर से वो जो बार है वो हट जाएगी, फैसला ना सुनाने वाली कि भाई जब अगर है तो वो फिर आप अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट नहीं कर सकते। तो परसों 11 बजे है और कल 11 बजे है, और हाई कोर्ट में कितने बजे? 11 बजे है। तो देखते हैं कि 11 बजे समाते हैं और उसमें 12 किसके बजते हैं? 12 के ये बड़ी आपने दिलचस्प बात की है। लेकिन आपको क्या लग रहा है हाई कोर्ट जो है साकिब बशीर किस तरफ जा रही है आपके ख्याल में? ये दरख्वास्तें इतनी सॉलिड हैं कि ट्रायल कोर्ट के ऊपर जो जुरिस्डिक्शन पे एतराज़ है दायरा कार के ऊपर, फिर जो जज को ट्रांसफ़र करने का मामला केस से कहीं और ट्रांसफ़र करने का, कितना मजबूत केस है, और आपको क्या लगता है कि ये मामला दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी हाई कोर्ट में? चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुन रहे हैं जी। 2 किस्म की दरखास्तें हैं मेजर, तो एक तो ट्रांसफ़र और दूसरी आमिर फारूक साहब पे भी एतराज़ात हैं, चेयरमैन जी आमिर फारूक साहब पे भी एतराज़ात हैं, और एक जुरिस्डिक्शन की है और ट्रांसफ़र की है। ट्रांसफ़र की तो मेरा ये ख्याल है कि हाई कोर्ट रिलाई करेगी FIA की रिपोर्ट पर, ख़ुद कोई टेक्निकल एक्सपर्ट तो है नहीं, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ट्रांसफ़र की हद तक एप्लीकेशन शायद जो है वो कल डिसाइड हो जाए। अच्छा। और वो अगर डिसाइड हुई FIA की रिपोर्ट पर तो फिर तो केस ट्रांसफ़र होता नज़र नहीं आ रहा। दूसरी जो जुरिस्डिक्शन वाली है, अब उस पर यह है कि अगर डिसाइड नहीं होती तो क्या स्टे दिया जाएगा या नहीं। मेरा ये ख्याल है कि अगर बहुत ही उसमें ये हुआ तो अदालत इस हद तक कह देगी कि फाइनल जजमेंट जो है वो ना अनाउंस की जाए, आप कंक्लूड कर लें ट्रायल और फैसला महफूज कर लें, और हम जो है वो जुरिस्डिक्शन वाला मामला जब तक पेंडिंग है, जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक वो फैसला ना सुना जाए। मेरा ख्याल है अगर स्टे हुआ तो इस हद तक ही होगा, पूरा ट्रायल शायद स्टे नहीं, मतलब इस बात का मतलब ट्रायल कंप्लीट होने का इम्कान है। जी बिल्कुल, हो चुका है ट्रायल तो कंप्लीट है, नहीं ट्रायल से फाइनल आर्गुमेंट्स, जी बिल्कुल, आर्गुमेंट्स का मरला ये भी कंप्लीट होने का इम्कान है, क्योंकि 5 अगस्त तक जज साहब जो है मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है इजीली 3 दिन हो जाएगा। अच्छा, ये इसमें ये चांस है कि हो जाएगा। उसके बाद फिर मसला वही है कि सुप्रीम कोर्ट में वो आएंगे अगर उनकी बात ना मानी गई जी, और ऑब्वियसली नहीं, लेकिन देखें अगर ये वाली रिस्ट्रिक्शन हट जाती है अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट वाली, तो फिर परसों है और कल का दिन अगर आर्गूमेंट कंक्लूड हो जाते हैं तो फिर तो अनाउंसमेंट हो गई अगर जजमेंट, तो फिर तो वो ऊपर पड़ी हुई चीज़ें भी जो हैं वो फिर देखनी पड़ेंगी कि किस हिसाब से होंगी, क्योंकि उसके बाद तो फिर एक अपील का नया प्रोसेस। वैसे आपको क्या लग रहा है कि इधर शहबाज शरीफ हुकूमत ख़त्म हो रही है और ये इट्स अ मैटर ऑफ डेज नाउ, आज 2 अगस्त है, अगर तो 5 अगस्त या 6 अगस्त को अगर इन्हें जाना है या 8 अगस्त को जाना है, तो उससे पहले इमरान खान की ट्रायल कोर्ट तोशाखाना में कोई सॉलिड डिसीजन, कोई हतमी फैसला आ सकता है। लेकिन देखिए ना मतीउल्लाह जान, ये सारी सब्जेक्ट टू फ्लाइट है ना, अब सब्जेक्ट टू वेदर है आपकी फ़्लाइट कि भाई ये होगा तो ये होगा। हाँ। तो मेरा ख्याल है कि अभी आप इंतज़ार कर लें परसों जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में क्या होता है। नहीं, लेकिन इंतज़ार तो करेंगे। क्या ये शहबाज शरीफ हुकूमत की और PDM की बहुत बड़ी नाकामी नहीं होगी कि साल से ऊपर इनकी हुकूमत रही और ये इमरान खान को किसी केस में जेल नहीं भिजवा सके, गिरफ्तार तक नहीं कर सके? तो सियासी तौर पे ये बहुत बड़ा एक लेकिन एक दूसरी बात नहीं है इसको अगर हम दूसरी तरह से देखें कि वो जो नवाज शरीफ तो क्या पनामा केस के अंदर जो हुआ था, वहाँ पे हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट से शुरू हुआ था काम और नीचे तरफ गया था,
लेकिन यहाँ पे ड्यू प्रोसेस खान साहब को पूरी की तरह दिया जा रहा है कि पिछले 1 साल से मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, वो हाई कोर्ट्स में जाए, वो जमातें ले रहे हैं, पूरा एक उनको मौके फराम किए जा रहे हैं। तोशाखाना के अंदर वो मेरे ख्याल में 2 या 3 मरतबा पेश हुए हैं, 38 या 39 हेयरिंग्स के अंदर उनके इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर की जाती रही हैं। तो लेकिन वो खुद शामिल तफ्तीश किसी चीज़ में नहीं हो ना पा रहे हैं, तो वो ड्यू प्रोसेस भी तो मिल रहा है ना, तो ये कानून और उसमें है। वरना हुकूमत का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या प्रोसिक्यूशन का काम है, ये गवर्नमेंट का काम तो नहीं है। है। आज तोशाखाना ट्रायल कोर्ट का माहौल क्या था साकिब बशीर से? आज का माहौल ये था कि जो बैरिस्टर गौहर हैं वो बार बार ये रिक्वेस्ट करते रहे अदालत से कि आप एक दिन का टाइम दे दें, मतलब हमें आप पे ट्रस्ट है और हमें इंसाफ की तवक्को है और हम बहुत जो है पूरी उम्मीद हैं। और बल्कि जब सोशल मीडिया पोस्टें भूल गए जब मय्यूद दिलावर साहब डिक्टेट जो अदालत के अंदर गालियां वालियां दी थी वो भी भूल गए जब ऑर्डर डिक्टेट करवा रहे थे वो, तो ओपन कोर्ट में ऑर्डर उन्होंने डिक्टेट करवाया आज फिर, तो 3-4 दफ़ा जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने उनको लुकमा भी दिया। बज़ाहिर जब ऑर्डर डिक्लेयर करवाया जाता है तो लुकमे नहीं देते, लेकिन उन्होंने दिया तो जज साहब ने हंसते हुए कहा कि शायद ये है कि मेरा ध्यान जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं बैरिस्टर गौहर साहब जो है। तो आखिर में बहरहाल इनको लग रहा था कि शायद फैसला हमारे खिलाफ आने लगा है, और आखिर में फिर वही हुआ कि उनके खिलाफ ही फैसला आया और अदालत ने जो 4 गवाह थे, अच्छा चारों गवाह जो थे, ऑर्डर था हाँ एक्चुअल जो ऑर्डर है वो ये है कि उन्होंने अदालत ने ये कहा है कि चारों जो गवाह हैं ये टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, टैक्स उनके हैं या अकाउंटेंट हैं। तो उन्होंने कहा कि ये रेलेवेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये आर्गूमेंट किया और उसको अदालत ने एडमिट किया है कि वो वाकई ही इसी तरह है कि इस केस में टैक्स कंसल्टेंट या उनके अकाउंटेंट के गवाह रेलेवेंट नहीं है, इसलिए उनको बुलाने का तो नहीं बनती, और इसलिए हम जो है वो आपको अलाउ नहीं कर रहे और समझ नहीं कर रहे आपको फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए। तो रेलेवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोई इनकम टैक्स का मैटर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इनकम टैक्स का मैटर नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन में जो गोशवारे गलत गोशवारे जमा कराने के करवाते रहे नहीं, वो यही उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने यही कहा कि वो जमा करवाते रहे हैं, हम इसीलिए उनको बुला रहे हैं कि खान साहब की बिहाफ पे वो जमा करवाते रहे। क्या कहा जज साहब? बहरहाल जज साहब ने ये बात नहीं मानी उनकी, और वो उन्होंने। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और महाज पर चेयरमैन पीटीआई जो हैं बरसरे पैकार हैं, और वो महाज है फ़ौजी अदालतों में उन 102 अफराद और सिविलियंस का ट्रायल जिनके हवाले से आइनी दरख्वास्तों के ज़रिए फ़ौजी अदालतों के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया है, और चेयरमैन पीटीआई भी और पीटीआई भी इसमें दरख्वास्त गुज़ार में शामिल हैं। इस पर बात करेंगे। आज एक बड़ा अहम फ़ैसला हुआ है, जो ये दरख्वास्त की गई थी साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के, वो नहीं बल्कि एडवोकेट फैसल सिद्दीकी जो सिविल सोसाइटी के वकील हैं उनकी तरफ से कि फुल कोर्ट बनाई जाए, वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। और चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने कहा है कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ अल्लाह की मदद दरकार है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे और आम शहरी भी जिन पे इल्ज़ाम है 9 मई के दिन फ़ौजी तनसीबात पे हमलों का, और 102 शहरियों की फहरिस्त जो अब सुप्रीम कोर्ट को फराहम की गई है, ये लोग फ़ौज की हुक्काम की तहवील में हैं। अभी इनका बाकायदा ट्रायल शुरू नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल कर रहे हैं, उसके सामने एडवोकेट फैसल सिद्दीकी बड़े मारूफ कानूनदान हैं। उन्होंने ये दरख्वास्त डाली थी कि फुल कोर्ट बनाई जाए, और उसकी वजह ये बताई थी एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कि चूँकि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को तस्लीम नहीं कर रही, तो ये ना हो कि इस फ़ौजी अदालतों के मामले पे भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को इसलिए तस्लीम न किया जाए कि हुकूमत के जो फुल कोर्ट की इस्तदा है वो पहले भी नहीं मानी गई, तो फुल कोर्ट बनाया जाए। मगर आज चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने वो इस्तदा मुस्तरद कर दिया। करीम सिद्दीकी साहब, फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद हो गई है, अब आपको क्या लग रहा है, ये मामला अब तेज़ी से आगे बढ़ेगा या क्या? और आपके ख्याल में जो वजह बताई गई है चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल की तरफ से कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहा गया था ना कि हुकूमत फ़ैसले नहीं मानेगी, तो वो ये कहना चाह रहे होंगे कि माने ना माने हमें सिर्फ अल्लाह की मदद चाहिए।
हाँ, हमने आइन के तहत अपने फ़राइज़ अदा करने हैं, और इससे पहले भी हमने 2 लार्जर बेंच 2 मरतबा तश्कील दिया, वो फंक्शन नहीं कर सके वो सारे जो है। हाँ, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब, ये सारी जो बात है बिल्कुल बेशक के अल्लाह के सिवा किसी से भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन कुछ कानून और उसके ज़ाब्ते होते हैं, और उसमें हम ये देखें कि अगर चीफ़ जस्टिस ने अपने इख्तियारात जो हैं बेंच तश्कील करने के और मुकदमात समात के हवाले से एक स्टे के ऊपर जो है वो पिछले कई माह से जो है वो इसको एंजॉय कर रहे हैं, और बेहतर ये होता कि वो अपना हाउस इन ऑर्डर पहले करते, और ये बड़ा एक अच्छा मौका था। कौन से स्टे की आप बात कर रहे हैं? ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो स्टे किया है 8 रुकनी बेंच जिसमें चीफ जस्टिस का बेंच बनाने का अख्तियार जो है 3 सीनियर जजों की कमेटी को दिया गया था, उसको स्टे करके अब वो खुद ही बेंच बनाई जा, अब वो खुद बेंच बना रहे हैं, और यही वजूहत बनी। ये जो 9 रुकनी बेंच बनाया था उसमें जस्टिस काजी फईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो उठे थे, और उन्होंने उसके ऊपर बहुत बड़ा एक तवील नोट जो है वो उसके अंदर वो सारे मुहर्रिकात बयान किए हुए हैं, और फिर ये बात भी थी कि बिल्कुल अल्लाह की मदद जो है वो शामिल हाल होनी चाहिए। इससे पहले भी फ़ौजी अदालतों के ट्रायल के हवाले से तकरीबन 56 के करीब अपीलें जो हैं वो उनको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ, जो कि एक तवील अरसे से नहीं लगी हैं, तो उसके अंदर भी तकरीबन इसी तरह का एक लीगल पॉइंट जो है वो आपके पास था, और उसको स्टे किया इमरान खान साहब। ये तो कहना गलत होगा कि अल्लाह ताला की मर्जी नहीं है कि वो अपीलें सुनी जाएं या फुल कोर्ट बनाई जाए, ये कहना भी तो गलत होगा। अगर फुल कोर्ट बना दी जाती तो यकीनन अल्लाह मियां नाराज तो नहीं होना था उन्होंने। बिल्कुल सही बात है। ये तो वो तो जब अल्लाह ताला सबको अपना जो है अपनी पनाह में रखना चाहिए, ये इस बात को तो वो नहीं है, लेकिन ये जो इस किस्म के इस्लामी टच देने की जो रवायत इमरान खान साहब ने डाली है उसी को लेके चल रहे हैं आगे। तो मतलब ये उससे अगर वो कानूनी टच देते उसको और आईनी टच देते तो उसमें भी कोई मजायका नहीं था, लेकिन बहरहाल वो अपनी उनका अपना एक स्टाइल है, अपना एक स्टाइल और वैसे भी जब इंसान मजबूर होता है, कमज़ोर होता है, तो वो अल्लाह मियाँ से ज़्यादा करीब अपने आप को महसूस करता है और ज़्यादा दुआएं मांगता है। हाँ। ज़ाहिर बात है, हमारा तो इंसान बिल्कुल रिटायरमेंट भी जो है वो ऐसे ही लगता है जैसे आखिरी लम्हात हैं ज़िंदगी के। हाँ, तो फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें अल्लाह मियाँ तो याद आएंगे। मगर बात यह कि ये तासुर देना कि जो हुकूमत काम कर रही है या जो दूसरे इदारे आपसे दरख्वास्त डाल रहे हैं उनको अल्लाह मियाँ की मदद हासिल नहीं है और आपको है, ये भी मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा। अब ये देखिए ना, अब ये जो इलेक्शन का मैटर था जिसके अंदर 4 और 3 के जजमेंट का झगड़ा हुआ था, तो उसके अंदर देखें कि बाकी 4 जज साहिबान क्या कह रहे थे और आप जो है वो किस बात पे थे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें तो आपकी अपनी कोताहियाँ या अपनी गलतियाँ हो सकती हैं या दूसरे जज साहिबान की गलतियाँ होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप को मेरा ख्याल जाते हुए जो है ना वो देखना चाहिए कि क्या, क्योंकि बहुत ऐसी इतलात हैं कि जब प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर जो है वो काफ़ी कुछ दिल का गुबार जो है वो हल्का करते हैं। अच्छा, प्राइवेट मीटिंग में। अच्छा, ये जजों की छुट्टियां भी बड़ी, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो 6 जज हम बैठे हैं इनमें से कुछ जज छुट्टियों पे जाना चाहते थे, अगर फुल कोर्ट बन गई तो फिर उन्हें फिर बैठना पड़ेगा, और कुछ जज जो हैं छुट्टियां छोड़ के आए हैं और इन्होंने फिर इस केस के बाद जाना है, वो जा नहीं सकेंगे। कुछ लोग पहले ही नहीं शामिल हो सके, मुझे एक बात, तो जजों की छुट्टियां मुतासर हो रही है अगर फुल कोर्ट। जान साहब मुझे एक बात बताइए कि सिविलियन हकूक जिसके बारे में वो कहते हैं कि हमने आइन के तहत फ़राइज़ अदा करने हैं, आपका आइन के तहत फ़र्ज़ है कि बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, और बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय अगर मुझे छुट्टियाँ ज़्यादा अजीज़ हैं और सिविल लिबर्टी से ज़्यादा जज साहबान को छुट्टियाँ अजीज़ हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि चलें इस साल ना जाइएगा आप छुट्टी पे, तो कौन सी ऐसी क़यामत है या कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपके दीदार से महरूम रह जाएगा। मतलब अंग्रेज़ के ज़माने की दी गई छुट्टियाँ जो हैं उनमें अल्लाह ताला की मदद तो शामिल नहीं हो सकती ना, ये तो बहरहाल अब सवाल ये भी पैदा होता है कि किस किस्म का फ़ैसला आ सकता है। देखिए, आपसे भी यही सवाल हो। मेरा ख्याल है कि जो अब तक की प्रोसीडिंग्स हुई हैं मतीउल्लाह जान साहब, उसमें अदालत का ज़्यादातर जो एम्फेसिस रहा वो इस बात पे रहा कि ट्रायल चलेगा कैसे, और उसके अंदर अदालत की तरफ से कहा गया और फिर अटॉर्नी जनरल ने एश्योरेंसेस दी, उनके ट्रायल के कंडक्ट के हवाले से जो एतराज़ात थे वो एश्योरेंसेस दी गई हैं कि फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाएंगे, इंटरनेशनल जो कॉन्वेंट हैं
उनको देखा जाएगा, फिल्टर लगा दिए जाएंगे, वो फिल्टर लगा दिए जाएंगे। और फिर कोई निगरान जज मुकर्रर किया जा सकता है। आज अटॉर्नी जनरल जो हैं वो उन्होंने ये भी कहा कि एडजुटेंट जनरल जो है उनसे बात हो रही है जैक ब्रांच के जो सरबराह हैं कि हम ये जो 4 किस्म की उन्होंने कैटेगरीज भी बताई कि उसमें जो है ये 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद 4th कैटेगरी में है। तो इसमें हम देख रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के ज़ेरे निगरानी हो सके। साकिब साहब, आपके ख्याल में कोई निगरान जज मुकर्रर किया जा सकता है फौजी अदालतों पे, जैसे एक दफ़ा पनामा में हुआ था जैसे एजाजुल हसन साहब को निगरान जज, तो इसमें निगरान जज कोई हो तो सकता है, क्या नहीं हो सकता, लेकिन आप शायद जैसे एजाजुल हसन नहीं मानेंगे। हो सकता क्या लग रहा है आपको? लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि जो आर्टिकल 10A है, जो फेयर ट्रायल है, उसके इर्द गिर्द की सुप्रीम कोर्ट घूम रही है कि उसमें जितने भी तकाजे हैं उसके वो पूरे किए जाएं, जो राइट्स हैं, जो मुल्ज़मान के जो राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए, फेयरली मिलने चाहिए, जो ट्रायल हो वो फेयर हो, उनको डिफेंस का पूरा वकील करने का, फिर जो जजमेंट फेयर ट्रायल मेरे ख्याल में उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिनकी अपीलें पेंडिंग हैं फौजी अदालतों से सज़ाओं के खिलाफ। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। 4 साल हो गए हैं कश्मीर जिसको भारत ने गैर अपने ही आइन के बरखिलाफ उसकी जो स्पेशल स्टेटस था ख़त्म किया था, और इस 4 साल के मुकम्मल होने पर हम ताज़ा तरीन जो कश्मीर की सूरत हाल है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया तकरीर में एक बयान दिया था, उसकी रोशनी में क्या पॉलिसी में कोई तब्दीली आ गई है कश्मीर पर? एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। अब बात करेंगे कश्मीर की और कश्मीरियों की। भारतीय मकबूजा कश्मीर की ख़ास तौर पे ठीक तकरीबन 4 साल पहले भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के जो एक अपनी उनकी आइनी हैसियत थी, आर्टिकल 370 और 35A के तहत जो उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने बग़ैर मुशावरत के यकतरफ़ा तौर पे कार्रवाई करते हुए ये स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, जिसके ख़िलाफ़ मकबूजा कश्मीर के लोग सरापा एहतजाज रहे। और उसके बाद एक नई तलखी और नई कशीदगी पैदा हुई इस रीजन में, और भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस फैसले के बाद ताल्लुकात तकरीबन मुनक़ता हुए, मुज़ाकरात बंद हो गए। और आज हम उसी हवाले से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सरदार अमजद यूसुफ खान, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के, और नायब सदर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया डॉक्टर मोहम्मद खान ने, जो प्रोफेसर हैं, चेयरमैन हैं इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के सरबराह भी हैं। तो हम बात करते हैं सरदार अमजद यूसुफ साहब, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आपको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक हालिया तकरीर का कुछ हिस्सा सुनाऊँ, जिसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत को मुज़ाकरात के लिए संजीदा होना होगा। देखिए वो कह क्या रहे हैं और इनकी इस बात से क्या सवाल उठता है, जिसका मैं जवाब आपसे लेना चाहूँगा। जी। We have nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation. Even with our neighbor, we are prepared to talk to them, provided that the neighbor is serious to talk serious matters on the table. Because war is no more an option. We had 3 wars. So is this the way that we have to adopt? Or to have war of economic competition? But it is equally important that our neighbor has to understand that we cannot become normal neighbors unless abnormalities are removed, unless our serious issues are understood and addressed to through peaceful and meaningful discussion. तो सरदार अमजद यूसुफ साहब, क्या लगता है, क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोई नया पॉलिसी बयान दे रहे हैं, या जो पाकिस्तान की एक पहले स्टेटेड पॉलिसी थी कि जब तक मकबूजा कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं किया जाता, उसी जगह पे जब वो 5 अगस्त 2019 को जो था, तो उस वक्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते? तो आपको लगता है कि कोई तब्दीली है या अभी भी उसी पॉलिसी पे? मेरा नहीं ख्याल को देखें ना, इसके 2 पहलू हैं। एक है UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, लेकिन एक जो है वो शिमला एग्रीमेंट है।
शिमला एग्रीमेंट बायलैटरल एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और उसमें जो उसकी बेसिस हैं और जो उसके अंदर कंटेंट है वो ये है कि यूनिलैटरली जो एरिया जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल हैं, यूनिलैटरली वहाँ कोई तब्दीली नहीं आ सकती। बेसिकली हिंदुस्तान ने बाकी मसला कश्मीर, सिक्योरिटी काउंसिल, वो सारी चीज़ें एक तरफ रखते हुए बायलैटरल एग्रीमेंट की वायलेशन की कि यूनिलैटरली उसने कश्मीर की हैसियत को बदलने की कोशिश की। 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई, जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटर, डायरेक्टली अंडर नीडेड। तो इसलिए और फिर 35A ख़त्म कर दिया, 35A जो लॉस थे वहाँ पे, और उसके बाद जो 50 लाख लोगों को इस वक्त तक वो डोमिसाइल दे चुका है, और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो तकरीर कर रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी पे खड़े हैं? वो पॉलिसी है क्या आपके ख्याल? देखिए ना, पाकिस्तान, एक बात मैं आपको बताऊं, दुनिया में लोग इसको देखते हैं ना, हिंदुस्तान का जो दुनिया के अंदर चेहरा था वो क्या था कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, फिर एक वक्त में ये सेकुलर स्टेट भी जानी जाती थी। अब जो हिंदुस्तान ने ये सब कुछ किया, मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को तो आज़ादी पहले भी नहीं थी। हम तो 370 को मानते ही नहीं थे कश्मीरी, हम तो यूएन रेजोल्यूशंस की बात करते थे, लेकिन हिंदुस्तान ने अपना चेहरा मसक किया इंटरनेशनली। और शहबाज शरीफ साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं या उनका जो स्टेटमेंट है, ये बड़ा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स में अगर एक आदमी यूनिलैटरली एक मुल्क ये करता है तो ये तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट था। डॉक्टर मोहम्मद खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के इस हिस्से को सुनने के बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान अपनी उस पॉलिसी पर कायम है कि जिसके तहत भारत को 2019 5 अगस्त के तारीख वाले दिन जो कश्मीर का स्टेटस था उसको बहाल करना होगा और तब ही दोबारा मुज़ाकरात हो सकते हैं? जी मजीद बहुत शुक्रिया। मैं कहूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान एज अ स्टेट और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब बड़ी जिम्मेदारी के साथ कश्मीर के मामले पे बयान दे रहे थे, और पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी है, जो कि हमारे पास कश्मीर के बारे में कोई ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, लेकिन एक टेस्टेड किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग वाली पॉलिसी ऐसी है कि कश्मीर के मामले पे पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की मदद भी करेगा, और मदद का वो पॉलिटिकल हो, वो इखलाकी हो या सफारती हो, लेकिन कश्मीर के जो इश्यू पे जो स्टांस है कि जब तक कश्मीरियों को कश्मीर उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मिल जाता तो पाकिस्तान किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेगा। मगर डॉक्टर साहब, मेरा सवाल इस वक्त ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सुनने के बाद आपको लगता है कि जब तक मकबूजा कश्मीर का 2019 का स्टेटस बहाल नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान को इंडिया से मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं? जी नहीं करने चाहिए, और मेरा ख्याल है उनकी बात बिल्कुल एग्जैक्टली बड़ी क्लियर है कि हिंदुस्तान को जिम्मेदार होना पड़ेगा, और जिम्मेदारी का सबसे पहला और बेयन सबूत ये होगा कि 5 अगस्त 2019 वाली जो स्टेटस थी कश्मीर की, यानी प्री 5 अगस्त 2019, उसको बहाल करना पड़ेगा। ये कम से कम डिमांड है, लेकिन एक्चुअली डिमांड तो पाकिस्तान की यही है, और यकीनन हमारे सियासी रहनुमाओं की भी यही होनी चाहिए कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की उम्मीदों और उनकी ख्वाहिशों के मुताबिक हल होना चाहिए, क्योंकि हल अल्टीमेट हमें चाहिए, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटेड पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनली भी है जो पाकिस्तान का। जी सरदार अमजद साहब, आपको क्या लगता है इमरान खान के दौर में जब ये सारा मामला हुआ तो आपको लगता है कि ये जो एनेक्सेशन की है इंडिया ने दोबारा से मकबूजा कश्मीर की, इसके अंदर कोई पाकिस्तानी हुकूमत की कोई कोताही थी या इमरान खान ने कोई दरपर्दा कोई ऐसी कोई डील की जैसे कि एक इल्ज़ाम लगता है? तो आपको क्या लगता है हुआ क्या 2019 में? क्योंकि इमरान खान अमेरिका के दौरे पे थे, आपको याद होगा, और जब वो वापस आए तो अचानक ये सब कुछ हो गया। 7 दिन पहले वो वर्ल्ड कप तो ये क्या हुआ? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि बहुत नुकसान हुआ ओवरऑल कश्मीर के इशू को उस दौर में। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? मेरा अपना ख्याल ये है कि ट्रंप ने जो इमरान खान साहब से गुफ्तगू की उसको वो समझ नहीं सके। मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इज़ गोइंग टू इनिशिएट सम प्रोसेस ऑन कश्मीर। ठीक है, प्रोसेस वो था जो उसने 5 अगस्त को शुरू किया, और ख़ान साहब इस पर खुश हो गए कि मैं वर्ल्ड कप जीत गया हूँ। और यही होता है कि अगर आप मेच्योर लीडरशिप, दोज हु अंडरस्टैंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस,
तो उस दौर में नुकसान हुआ मेरे ख्याल में। खान साहब, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई डील की, या पाकिस्तान में कोई भी शख्स, वो सियासतदान हो, फौजी हो, को डील कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कश्मीर शारग है और शारग इसको समझना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद खान साहब, आपको कैसा लगता है कि ये इतना बड़ा जो इंडिया ने कार्रवाई की, तो इसमें क्या इमरान खान हुकूमत की कोई कोताही थी? मती याद रखें कि जब कहीं लूप होल्स होते हैं तो उन लूप होल्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। वल्नरेबिलिटीज किसी लीडरशिप की होती है तो एक्सप्लॉइट की जाती है। लीनियंसी किसी ने भी दिखाई हो, पाकिस्तान का उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान खान था, लिहाजा जो डिस्क्रेडिट जाता है कश्मीर के मामले में एक लो स्टांस का, तो वो डिस्क्रेडिट इमरान खान को जाता है। और इसमें मैंने आर्टिकल भी लिखा क्वेश्चन कश्मीर के बारे में। ब्रिगेडियर साहब, इसमें जनरल बाजवा को भी तो एक स्टैंड लेना चाहिए था ना, क्योंकि 74 साल से तो एस्टैब्लिशमेंट ने कभी सिविलियन हुकूमत को कोई बड़े फैसले नहीं करने दिए, तो जनरल बाजवा क्यों खामोश रहे? मैं आपको बताऊं मती के उसके बाद जो एक स्ट्रेटेजी इख्तियार की गई कि हम जुमे के जुमे आधे घंटे की खामोशी करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट पाकिस्तान में नहीं चाहिए थे। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना था कि कश्मीर के मामले पे जो कुछ भी हिंदुस्तान ने किया वो यूनिलैटरली किया है, इलीगली किया है, कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी की है और हिंदुस्तान के अपने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी। हमारी स्ट्रेटजी खराब हो गई से यहाँ पे जो बातचीत हुई है, यहाँ पे कोई स्टांस नहीं लिया गया और हम शायद पाकिस्तानियों और कश्मीरियों को गलत लॉलीपॉप देते रहे। और उसका नतीजा क्या हुआ कि ये जो कंसोलिडेशन हिंदुस्तान ने की, और आज अगर 5 मिलियन के करीब डोमिसाइल कश्मीर के मामले पे गैर कश्मीरियों को दिए गए हैं, उसमें हमारा यकीनन इमरान खान साहब की हुकूमत का ये अब मेरे ख्याल में हमारी जो नई क़यादत है, कौमी क़यादत, मुल्की क़यादत, अब वक्त है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसी हिकमत अमली सामने लाएं कि कम से कम भारत को मजबूर किया जाए कि 2019 का कश्मीर का वो स्टेटस बहाल हो और फिर उसके बाद भारत के साथ मुज़ाकरात की बात भी हो सके। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।